मॉर्निंग फ्रेंड्स, महावीर स्टडी वर्ल्ड में आपका स्वागत है। आज मैं आपको उस कक्षा 10 के सामाजिक विज्ञान के पेपर जिसका कोड 825 FC है उसका फुल सॉल्यूशन बताऊंगा। तो आज स्टार्ट करते हैं वीडियो। खंड आ के अंतर्गत बहुविकल्पीय प्रश्न हैं जिनके उत्तर आपको OMR शीट पर देना है। तो पहला क्वेश्चन है, फ्रांस की क्रांति कब हुई? तो इसका आंसर हो जाएगा 1789। दूसरा है, ज्यूसेप्पे मैत्सनी का संबंध किससे था? तो आंसर है इटली के एकीकरण से। अगला प्रश्न है हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक? तो आंसर है महात्मा गांधी। निम्नलिखित में से किसने बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व किया? तो आंसर है सरदार वल्लभ भाई पटेल। अगला प्रश्न है, जब फ्रांस छींकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है, किसका कथन है? तो आंसर है मेटरनिख। भारत में संघीय राज्यों की संख्या? तो आंसर है 28। विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है? तो आंसर है भारत। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में भाषाएं हैं? तो आंसर है 22। लोकतंत्र में शक्ति का स्रोत है? तो आंसर है जनता। अगला प्रश्न है, भारत में से किस देश का विभाजन धर्म और जाति के आधार पर हुआ है? निम्नलिखित में से किस देश का विभाजन धर्म और जाति के आधार पर हुआ है? तो आंसर है यूगोस्लाविया। इसका जो विभाजन है वो धर्म और जाति के आधार पर हुआ है। अगला प्रश्न है, प्रति व्यक्ति आय को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो आंसर है औसत आय। प्रश्न नंबर 12, द्वितीयक क्षेत्र को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो आंसर है औद्योगिक क्षेत्र। प्रश्न नंबर 13, सेवाओं को किस क्रियाकल्प क्षेत्र में रखा जाता है? तो आंसर है तृतीयक क्षेत्र। भारत का अधिकांश विदेशी व्यापार होता है? तो आंसर है समुद्री मार्ग से। राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? आंसर है 24 दिसंबर। निम्नलिखित से किस राज्य संघ क्षेत्र में काली मिट्टी पाई जाती है? तो आंसर है महाराष्ट्र। एजेंडा 21 का संबंध है? तो आंसर है जलवायु परिवर्तन से। ग्रीन इंडिया मिशन किस वर्ष आरंभ हुआ? तो आंसर है 2014। निम्नलिखित में से कौन सी फसल मुख्य रूप से जायद की फसल है? तो आंसर है तरबूज। आग्नेय चट्टानों में पाया जाने वाला खनिज है? तो आंसर है जस्ता। ये 20 प्रश्न थे जिनके उत्तर आपको OMR शीट पर देने थे। क्वेश्चन नंबर 21 में भारतीय अर्थव्यवस्था पर आर्थिक मंदी के पड़ने वाले प्रभाव का वर्णन करना है। तो इसका आंसर होगा भारत और महामंदी के कारण भारत के निर्यात व आयात का अर्धपतन हो गया और प्राथमिक उत्पादों जैसे गेहूं व जूट का मूल्य वर्ष 1928 से 1934 के बीच में तेजी से गिर गया। लेकिन औपनिवेशिक सरकार ने राजस्व की मांग को कम करने से मना कर दिया, इसलिए किसान बुरी तरह से संकट में आए। तो पहला प्रभाव यह था। अगला है, इस अवधि के दौरान भारत कीमती वस्तुओं विशेष रूप से सोने का निर्यातक बन गया। इससे वैश्विक आर्थिक उगाही तथा आर्थिक व्यवस्था को वैश्विक रूप से बढ़ावा मिला, लेकिन इससे भारतीय किसानों को बहुत कम लाभ मिला। पूरे भारत में किसानों की दशा चिंताजनक हो गई। अगला प्रभाव है, नियमित आय वाले लोगों को मूल्य गिरने के कारण कम समस्या का सामना करना पड़ा। वर्ष 1931 में महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा का आंदोलन की शुरुआत की। इस प्रकार से इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। 21 के अथवा वाले में प्रश्न है कि वैश्विक आर्थिक मंदी के कारणों का उल्लेख कीजिए। तो इसका आंसर है महामंदी के लिए उत्तरदायी कारक जो निम्नलिखित हैं। तो पहला कारक कृषि उत्पादन की अधिकता की समस्या का बने रहना था। इससे कृषि उत्पादों का मूल्य घट गया। किसान ने अपनी संपूर्ण आय को बनाए रखने के लिए उत्पादन विकास करने का प्रयास किया, जिससे स्थिति खराब हो गई और कृषि उत्पादों का मूल्य और भी गिर गया। दूसरा कारक है, 1920 के दशक के मध्य में बहुत से देशों ने अमेरिका से कर्ज लेकर अपनी निवेश संबंधी आवश्यकताओं को पूरा किया। अमेरिकी पूंजीवादियों ने यूरोपीय देशों को ऋण देना बंद कर दिया। इससे यूरोप में कुछ प्रमुख बैंक धराशायी हो गए और मुद्रा का पतन हो गया, जैसे स्टार्लिंग। तीसरा कारण है, अमेरिका इस मंदी से गंभीर रूप से प्रभावित हुआ क्योंकि बैंकों ने घरेलू ऋण वापस लेना शुरू कर दिया। इससे ऋण वापसी के नाम पर से जाना गया। किसान उपज नहीं बेच सके और परिवार तबाह हो गया और व्यवसाय ठप हो गए। इस प्रकार से आर्थिक महामंदी के लिए जो उत्तरदायी कारण है इनका प्रश्नों का उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 22 के अंतर्गत सत्याग्रह का अर्थ स्पष्ट कीजिए और गांधी जी के सत्याग्रह के विचारों का उल्लेख कीजिए। तो इसका आंसर हो जाएगा सत्याग्रह। महात्मा गांधी के सत्य और अहिंसा के आधार पर आंदोलन और विरोध का तरीका सत्याग्रह के नाम से जाना गया। उन्होंने अहिंसा के माध्यम से विरोध का तरीका बताया। इसे हम सत्याग्रह के रूप में परिभाषित कर सकते हैं। अगला इसी में आंसर है सत्याग्रह पर गांधी जी के विचार। तो सत्याग्रह के विचार में सत्य की शक्ति पर आग्रह
और सत्य की खोज पर विशेष बल दिया जाता था। सत्याग्रह का अर्थ यह था कि यदि आपका उद्देश्य सच्चा है और आपका संघर्ष अन्याय के विरुद्ध है तो उत्पीड़न से मुकाबला करने हेतु आपको किसी शारीरिक बल की आवश्यकता नहीं है। प्रतिरोध की भावना या आक्रामकता का सहारा लिए बिना सत्याग्रही केवल अहिंसा के सहारे भी अपने संघर्ष में सफल हो सकता है। महात्मा गांधी के सत्य और अहिंसा के आधार पर आंदोलन और विरोध का तरीका सत्याग्रह के रूप से जाना जाता है। उन्होंने अहिंसा के माध्यम से विरोध का कारगर तरीका बताया। वर्ष 1915 में दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटने के बाद गांधी ने वर्ष 1917 में बिहार के चंपारण में अपना सत्याग्रह आंदोलन चलाया। इस अभियान में गांधी जी पूरी तरह से सफल रहे। 1918 में गांधी जी ने गुजरात के खेड़ा जिले में किसान आंदोलन चलाया, जिसमें किसानों का अंग्रेज सरकार की कर वसूली के विरुद्ध एक सत्याग्रह था। गांधी जी का सत्याग्रह आंदोलन एक दार्शनिक विचारधारा का परिचायक माना जाता है। इस प्रकार से हम इनके विचार लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 के अथवा में भारत में राष्ट्रवाद के उदय के कारणों का उल्लेख करना है, तो इसका आंसर होगा भारत में राष्ट्रवाद के उदय के निम्नलिखित कारण हैं। जैसे आप देख सकते हैं, राजनीतिक कारण। 1857 की क्रांति में अंग्रेजों की नीतियों के खिलाफ गुस्सा फूटा, जिससे भारतीयों में राष्ट्रवाद की भावना उत्पन्न हुई। 1850 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई, जिसने भारत में अलग अलग क्षेत्रों के लोगों को एकजुट होकर अंग्रेजों के विरुद्ध संघर्ष करने का प्रयास किया, जिससे भारत के लोगों को राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम के लिए उनमें एकता की भावना पैदा करना भी भारतीयों में राष्ट्रवाद के उदय का कारण था। आर्थिक कारण। भारत में ब्रिटिश कालीन आय के दो प्रमुख स्रोत कृषि और उद्योग थे। अंग्रेजों द्वारा कृषि के क्षेत्रों में बंदोबस्त की नीतियाँ शुरू की गईं, जिसमें स्थायी बंदोबस्त, महलवाड़ी और रैयतवाड़ी बंदोबस्त प्रणाली थी। इन व्यवस्थाओं के कारण किसानों का शोषण होने लगा। दूसरी तरफ उद्योग क्षेत्र भी ब्रिटिश नीतियों के कारण प्रताड़ित होने लगा। भारत में लघु उद्योग धीरे धीरे समाप्त होने लगे। इस प्रकार कृषि और उद्योग में अंग्रेजों की नीतियों के खिलाफ राष्ट्रवाद का उदय हुआ। सामाजिक कारण। राजा राममोहन राय, स्वामी विवेकानंद, दयानंद सरस्वती और ईश्वरचंद्र विद्यासागर जैसे महानायकों ने सामाजिक एवं धार्मिक सुधार आंदोलन को चलाया, जिससे समाज में चल रही बुराइयों को दूर करने का प्रयास किया गया, जिससे भारत के लोगों में एकता की भावना का उदय होना शुरू हो गया। इस प्रकार से हम भारत में राष्ट्रवाद के उदय के कारणों को लिख सकते हैं। प्रश्न नंबर 23, संसाधनों के अंधाधुंध प्रयोग ने अनेक समस्याएं पैदा कर दी हैं, समीक्षा कीजिए। तो इसका आंसर होगा संसाधनों के अंधाधुंध प्रयोग ने अनेक समस्याएं पैदा कर दी, जिसने हमारे पर्यावरण और समाज पर और अर्थव्यवस्था पर गंभीर प्रभाव डाले। सबसे पहले पर्यावरणीय क्षरण। संसाधनों के अंधाधुंध प्रयोग से उत्पन्न होने वाली प्रमुख समस्याओं में एक पर्यावरणीय क्षरण है। वनों, जल और खनिजों जैसे प्राकृतिक संसाधनों का अंधाधुंध दोहन होने से जैव विविधता का नुकसान हो रहा है और जल प्रदूषित हो रहा है। दूसरा है गैर नवीकरणीय संसाधनों का ह्रास। संसाधनों के अधिक दोहन से अनवीकरणीय संसाधनों का ह्रास हुआ है, परिणामस्वरूप ऊर्जा संकट की स्थिति उत्पन्न हुई है। जलवायु परिवर्तन। जीवाश्म ईंधन के जलने से वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैसों निकलती हैं, जो गर्मी को रोकती हैं और ग्लोबल वार्मिंग का कारण बनती हैं। वनों की कटाई होने से भी वर्षा कम होती है, जिससे सूखा की समस्या उत्पन्न हुई है। इस प्रकार से हम इस क्वेश्चन का आंसर लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 के अथवा में है, भारत में वन प्रबंधन को कितने भागों में विभाजित किया गया है, इनकी विशेषताओं का वर्णन कीजिए। तो इसका आंसर है भारत में वन प्रबंधन को 3 भागों में विभाजित किया गया है। अब नंबर 1, आरक्षित वन। देश में अधिक से अधिक वन क्षेत्र आरक्षित वन घोषित किए गए हैं। जहां तक वन और वन प्राणियों के संरक्षण की बात है, वहां आरक्षित वनों को सर्वाधिक मूल्यवान माना जाता है। दूसरा है रक्षित वन। वन विभाग के अनुसार देश के कुल वन क्षेत्र का 1/3 भाग रक्षित है। इन वनों को और अधिक नष्ट होने से बचाने के लिए इनकी सुरक्षा की जाती है। अगला है अवर्गीकृत वन। अन्य सभी प्रकार के वन और बंजर भूमि जो सरकार के, व्यक्तियों और समुदाय के स्वामित्व में होते हैं, अवर्गीकृत वन कहे जाते हैं। आरक्षित एवं रक्षित वनों का संरक्षण इमारती लकड़ी आदि के लिए किया जाता है। स्थायी वनों के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्र मध्य प्रदेश में हैं। भारत में वन एवं वन्यजीवों संसाधनों का प्रबंधन सरकार के वन विभाग अथवा संबद्ध विभागों द्वारा किया जाता है। इस प्रकार से हम प्रश्न का उत्तर लिख सकते हैं। आर्थिक गतिविधियों से आप क्या समझते हैं? आर्थिक गतिविधियों का वर्गीकरण प्रस्तुत कीजिए। तो इसका आंसर है धन कमाने के उद्देश्य से की जाने वाली गतिविधियों को आर्थिक गतिविधियां कहा जाता है।
इनमें से कुछ गतिविधियां आवश्यक वस्तुओं का उत्पादन करती हैं और दूसरों को सेवाएं प्रदान करती हैं। गतिविधियों को उनके सामान्य गुणों के आधार पर विभिन्न समूहों में वर्गीकृत किया गया है। आर्थिक गतिविधियों को 3 अलग अलग तरीकों से वर्गीकृत किया गया है: प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र, संगठित और असंगठित क्षेत्र, सार्वजनिक और निजी क्षेत्र। इस प्रकार से हम इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। प्रश्न नंबर 24 के अथवा में प्रश्न है, उपभोक्ता को कुल कितने अधिकार होते हैं? सभी अधिकारों के नामों का उल्लेख कीजिए। तो इसका आंसर है, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के द्वारा उपभोक्ताओं को 6 प्रकार के अधिकार दिए गए हैं जो निम्नलिखित हैं। सबसे पहले है सुरक्षा का अधिकार। इसके अंतर्गत हमें बाजारीकरण और सेवाओं की प्राप्ति के विरुद्ध सुरक्षित रहने का अधिकार मिलता है। इसके अंतर्गत निर्माता को यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि उत्पाद और सेवाओं की सुरक्षा और गुणवत्ता उचित हो। अगला है सूचित होने का अधिकार। इसमें सरकार ने उत्पाद के पैकेट पर सुरक्षा सुविधाओं और उपयोग के लिए दिशा निर्देश के बारे में उल्लेख अनिवार्य बनाया है। यदि उत्पादक दोषपूर्ण जानकारी उपलब्ध कराता है तो उपभोक्ता शिकायत कर सकता है। अगला है सूचना का अधिकार। वर्ष 1905 में सरकार ने सूचना का अधिकार अधिनियम पारित किया। यह अधिकार जनता को सभी सरकारी कार्यों की स्पष्ट जानकारी उपलब्ध कराता है। अगला है चुनने का अधिकार। प्रत्येक उपभोक्ता किसी माल या सेवा को चुनने का अधिकार रखता है। यह अधिकार उसे आयु, लिंग और सेवा की प्रकृति की चिंता किए बिना प्राप्त होता है। अगला है निवारण का अधिकार। प्रत्येक उपभोक्ता को शोषण के विरुद्ध निवारण मांगने का अधिकार है। सरल शब्दों में कहें तो यह नुकसान की भरपाई प्राप्त करने का अधिकार है। अगला है प्रतिनिधित्व का अधिकार। प्रत्येक उपभोक्ता न्यायालय में प्रतिनिधित्व किए जाने का अधिकार रखते हैं। इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए त्रिस्तरीय अर्ध न्यायिक तंत्र की स्थापना की गई है। इस प्रकार से उपभोक्ताओं को 6 प्रकार के अधिकार दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 25 के अंतर्गत वर्णनात्मक प्रश्न हैं जिनके उत्तर हमें 150 शब्दों में देना है, जैसे कि आप इसको देख पा रहे हैं। अगला है लोकतंत्र से आप क्या समझते हैं? इसे उत्तरदायी, जिम्मेदार व वैध शासन क्यों माना जाता है? इस प्रश्न का उत्तर देना। या अथवा में लोकतंत्र के समक्ष क्या चुनौतियां हैं? भारतीय लोकतंत्र की प्रमुख चुनौतियों के बारे में उल्लेख करना है। तो लोकतंत्र के सामने अशिक्षा, बेरोजगारी जैसी कई चुनौतियां हैं। अगला है इटली का एकीकरण कैसे हुआ? अथवा में देना है कि जर्मनी के एकीकरण कैसे हुआ। इन दोनों प्रश्नों में से किसी एक प्रश्न के उत्तर को आपको देना है। क्वेश्चन नंबर 27 के अंतर्गत प्रश्न है मृदा अपरदन क्या है? भारत में प्रचलित मृदा अपरदन के प्रमुख प्रकारों का वर्णन कीजिए। अथवा में है कि अलोह खनिज किन्हें कहते हैं? अलोह खनिजों में किन किन खनिजों को शामिल किया जाता है, स्पष्ट करना है। अगला है प्रश्न नंबर 28, मानव विकास सूचकांक को परिभाषित कीजिए। मानव विकास के घटकों का वर्णन करना है। अथवा में भारतीय अर्थव्यवस्था में अधिक रोजगार विकसित करने के माध्यमों को स्पष्ट करना है। प्रश्न नंबर 29 के अंतर्गत मानचित्र संबंधी प्रश्न है, जिसमें सही नाम और सही स्थान अंकन हेतु एक आधे अंक निर्धारित किए गए हैं। जिसमें पहला प्रश्न, वह स्थान जहां नील की खेती करने वाले किसानों का आंदोलन हुआ, तो आंसर है चंपारण। इसको हम मानचित्र में इस तरीके से दर्शा सकते हैं। हम मानचित्र में जो चंपारण स्थान है उसको यहाँ दर्शा सकते हैं। अगला प्रश्न है, वह स्थान जहाँ सर्वप्रथम सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ हुआ, तो आंसर है अहमदाबाद। इसको हम मानचित्र में इस स्थान पर दर्शा सकते हैं। अगला प्रश्न है, वह स्थान जहाँ पर कांग्रेस के अधिवेशन में पूर्ण स्वराज्य की मांग की गई, तो आंसर है लाहौर। और लाहौर को हम मानचित्र में इस जगह पर दर्शा सकते हैं, जैसे कि आप देख पा रहे हैं बिंदी के माध्यम से दर्शाया गया है। अगला है, वह स्थान जहाँ जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ, तो आंसर है अमृतसर। अमृतसर को हम यहाँ पर दर्शा सकते हैं, जैसे कि आप देख पा रहे हैं। और अंतिम प्रश्न, वह स्थान जहाँ दिसंबर 1920 में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ, तो आंसर है नागपुर। नागपुर को हम यहाँ पर दर्शा सकते हैं, जैसे आप नागपुर को देख पा रहे हैं। इसके बाद जो प्रश्न नंबर 29 के खा के अंतर्गत जो प्रश्न हैं वो भूगोल से संबंधित हैं। इनमें 5 प्रश्नों के उत्तर देना है। तो पहला है गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य। इसको हमें इस चिन्ह के माध्यम से दर्शाना है, जैसे कि सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश को हम मानचित्र में इस तरीके से यहाँ दर्शा सकते हैं। अगला प्रश्न है, कॉफ़ी का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य। इसको इस चिन्ह के माध्यम से दर्शाना है, तो आंसर है कर्नाटक। और कर्नाटक को हम इस चिन्ह के माध्यम से दर्शा सकते हैं। अगला प्रश्न है, मूंगफली का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य।
कौन सा है, तो आंसर है गुजरात। गुजरात को हम यहाँ दर्शा सकते हैं, जैसे कि आप देख पा रहे हैं। अगला प्रश्न है उत्तर दक्षिण गलियारे का टर्मिनल स्टेशन, इसको इस चिन्ह के माध्यम से दर्शाना है। तो दक्षिणी टर्मिनल स्टेशन है कन्याकुमारी, इसे हम यहाँ पर दर्शा सकते हैं। और जो उत्तरी टर्मिनल स्टेशन है वो है श्रीनगर, और श्रीनगर को हम मानचित्र में यहाँ दर्शा सकते हैं। और ये उत्तर दक्षिणी टर्मिनल पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक चलता है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं, कश्मीर से श्रीनगर से लेके कन्याकुमारी तक। लास्ट और अंतिम प्रश्न है खनिज तेल का सबसे बड़ा उत्पादन वाला राज्य, इसे हमें बाई के चिन्ह द्वारा दर्शाना है। तो आंसर है महाराष्ट्र, इसको हम यहाँ से दर्शा सकते हैं। अगर हम वर्तमान GK/GS की बात करें तो वर्तमान में खनिज तेल का सबसे बड़ा उत्पादक करंट की चर्चा करें तो वो राजस्थान है। इस प्रकार से यदि ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। और इस वीडियो को फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें, जिससे वो अपने एग्ज़ाम की तैयारी कर सकें। जय हिंद।